श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ संतान पैदा कर सकें, इसके लिए परिपक्व अर्थात स्वस्थ स्त्री और पुरुष की बात करता है, उनके मध्य समागम की बात करता है, उसके लिए वह आयु भी निर्धारित करता है। वो कहता है 20 वर्ष से 40 वर्ष की आयु की स्त्री और 25 वर्ष से 55 वर्ष के आयु का पुरुष, उन दोनों के मध्य यौन संबंध स्थापित किए जाएंगे और जो संतानें उत्पन्न होगी वो संतानें राष्ट्रीय होगी, अर्थात सब उनके माता पिता होंगे और बच्चे सब के बच्चे होंगे, किसी एक का नहीं होगा। महिलाएं उन बैरंग्स में जाएंगी जहां बच्चे पालना घर में पल रहे हैं और उन्हें जाकर के दूध पिलाएंगी। बच्चों को ये पता नहीं होगा कि ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, और माता पिता को ये पता नहीं होगा कि ये मेरी संतान है। ऐसी प्रकार की व्यवस्था अब वो जो संतान होगी वो राष्ट्रीय संतान होगी, एक प्रकार से राष्ट्र के बच्चे होंगे, राष्ट्र के स्थान को निर्मित करने वाले होंगे, राष्ट्र को प्रतिबिंबित करने वाले होंगे। उनमें स्वार्थ नाम की चीज़ नहीं होगी, परिवार के लगाव नाम की चीज़ नहीं होगी। इस प्रकार से प्लेटो परिवार नामक संस्था के स्थान पर एक नूतन परिवार की व्यवस्था का कार्य करता है। परिवार से पृथकता का प्लेटो जन्मदाता बन जाता है। वो ये कहता है कि संतान के परिणाम स्वरूप, परिवार के परिणाम स्वरूप व्यक्ति स्वार्थी प्रवृत्तियाँ उसमें पनपती है और उसका पारिवारिक स्नेह बंधन उसे इस प्रकार के कार्य के लिए बाधित करता है। इसलिए प्लेटो ये कहता है कि परिवार नामक जो व्यवस्था है वो व्यवस्था व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है और शासक एक श्रेष्ठ शासक नहीं बन सकता है। इसलिए शासक पर निषेधात्मक और भौतिक रूप से परिवार को रोकने का कार्य प्लेटो करता है। इसके साथ प्लेटो की स्थिति ये भी है, वो कहता है कि जो क्षुधा है, जो कंचन और कामनी है, ये मोह का कार्य है, जो संरक्षक वर्ग को स्वार्थी, आसक्त, असमर्थ बना देता है। उसकी निस्वार्थता, राज्य सेवा और श्रेष्ठ कर्तव्य निष्पादन को यह रोक देता है। इसलिए प्लेटो कहता है कि साम्यवाद संयम से पूर्ण तपस्या है। शासक जनसेवक है, स्वामी नहीं है, और शासक राष्ट्र हित में कार्य करता है। संरक्षक परिवार के लिए जिस प्रकार से संपत्ति नहीं होगी, उसी प्रकार से परिवार नामक संस्था भी नहीं होनी चाहिए। सांसारिक सुखों की माया से विमुख होकर राष्ट्र हित में कार्य करेंगे, एक तपस्वी का जीवन जिएंगे और समाज के अंदर व्याप्त जो तत्व हैं, बुराइयां जो हैं, उन विध्वंसकारी तत्वों को दूर करने के लिए प्लेटो अपने ये विचार प्रतिपादित करता है। एक और स्त्री की स्वतंत्रता का दिन परिवार की समाप्ति का दिन माना जाता है। अब प्लेटो जब ये विचार प्रतिपादित करता है तो विभिन्न सारे विचारकों ने प्लेटो के इस सिद्धांत की, इस नूतन व्यवस्था का विरोध किया है, आलोचना की है। और वो ये कहते हैं कि आलोचना का अगर कोई आधार बिंदु है तो वो ये कहता है, पहला आलोचना का आधार बिंदु वो बताते हैं कि प्लेटो का ये साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है। अर्ध इसलिए कहते हैं कि केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। इसलिए ये साम्यवाद पूर्णतया राष्ट्रहित का काम नहीं करता, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में शासक उत्पादक वर्ग की समस्याओं का कैसे समाधान करेगा? और दूसरी ओर संपत्ति उत्पादक वर्ग के हाथ में देता है, वो शासक वर्ग की वर्ष की व्यवस्था करता है। तो जिसके हाथ में संपत्ति होगी, जो क्षुधा से प्रेरित उत्पादक वर्ग होगा, वो राष्ट्रहित में इस प्रकार के कार्य कैसे कर पाएगा? उनके मध्य उत्पन्न होने वाले झगड़ों का निपटारा शासक कैसे कर पाएगा? और उत्पादक जो है उसके पास आर्थिक शक्ति होगी, तो आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने लगेगी। ये भी एक आरोप लगाया जाता है। संरक्षक भौतिक साधनों से वंचित हैं, परंतु उन समस्याओं का निपटारा करने से वंचित नहीं रखता प्लेटो। वो कहता है कि समस्याएं सभी प्रकार की है, उन्हें समाधान करने का कार्य प्लेटो करेगा। संपत्तिहीन शासक उत्पादक वर्ग के इशारे पर नाचेगा। क्या ऐसी स्थिति में शासक विवेक के स्थान पर क्षुधा द्वारा शासित न हो जाएगा? अरस्तु जो प्लेटो का मुख्य शिष्य है, वो कहता है कि संपत्ति की तृष्णा मनुष्य के स्वभाव में इतनी गहरी होती है कि उसका उन्मूलन नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत संपत्ति जो है व्यक्ति की गरिमा प्रदान करती है, व्यक्ति को सहानुभूति, उदारता और दया को प्रतिबिंबित करने का माध्यम बनती है, नैतिक गुणों का संचार करती है। इसलिए व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति भी आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार से वो कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति नहीं है, वैसे ही परिवार नामक जो पाठशाला है व्यक्ति में चरित्र निर्माण का कार्य करती है, नैतिक मूल्यों को विकसित करती है, व्यक्ति के मध्य एक प्रकार से सहयोग की भावना, सेवा की भावना, उदात की भावना, समन्वय की भावना को निर्मित करती है, कलह, फूट, ईर्षा और द्वेष को उत्पन्न नहीं करती। इसलिए परिवार नामक संस्था अगर इतनी खराब होती तो आज तक क्यों बनी रहती?